हेलो प्यारे बच्चों, एमईएस की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं मिश्रा सर आप सबको आज व्याकरण पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे व्याकरण की बुक ले लें। मैं आज कक्षा 8 की व्याकरण जो है आप सबको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इस बुक का नाम है व्याकरण अवन भाग 8, ठीक है ना। तो सभी बच्चे ये बुक खोल लेंगे। ये आपकी बुक है और पाठ 1 है आपका भाषा, ठीक है ना। ये भाषा लिखा हुआ है आपकी बुक में, ठीक। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ में आपके कुछ मेन चीजें हैं जो मैंने आपको इस ग्रीन बोर्ड पर लिख दिया है। इस अध्याय में आप सब इनके बारे में जानेंगे। कक्षा 8 के सभी बच्चे समझदार हैं, बुक पढ़ लेते हैं, अर्थ समझ लेते हैं, हिंदी सबको आती है, तो सभी बच्चे इसको अच्छे से घर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपके इस पाठ में है भाषा की परिभाषा, आपको बताइए भाषा क्या है, ठीक है ना। उसकी परिभाषा, भाषा के रूप, इसके रूप कौन कौन से होते हैं, भाषा के प्रकार, संसार की भाषाएं, लिपि, देवनागरी लिपि, बोली क्या है, हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, साहित्य क्या है, व्याकरण के भाग कौन कौन से भाग हैं जिनमें है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ठीक। और भाषा में व्याकरण का महत्व क्या है, और व्याकरण शास्त्र क्या है, और व्याकरण भाषा का विज्ञान, इसके बारे में इस आपके पाठ में यानी अध्याय में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको भाषा के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसा आप सब जानते हैं, बुक में भी लिखा हुआ है, मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है क्योंकि वह समूह में रहता है और अपने सुख दुख अपने साथियों और सगी संबंधियों के साथ बांटता है। भावनाओं, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम भाषा है, इसलिए भाषा को मानव समाज की पहचान कहा जाता है। हम आप अपने मम्मी पापा से, भाई बहन से, घर में, बाहर, दोस्तों से, सबसे बातचीत करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। तो यह किस माध्यम से करते हैं हम, वह बोल कर ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसी जो हम आप बोलते हैं, बोल करके अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं और दूसरे की भावनाओं को की बातों को सुनकर उनकी भावनाओं को समझते हैं, इसी को हम भाषा कहते हैं। तो आइए, आपकी बुक में परिभाषा लिखी गई है इसकी, सभी बच्चे इसको जो है लिखेंगे और पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। एक लाइन में है, भाषा वह साधन है या वह माध्यम आप कह सकते हैं जिसके माध्यम से मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों की बातों को सुनकर एवं पढ़कर ग्रहण करता है, इसे हम भाषा कहते हैं। भाष मीन्स बेटा होता है बोलना, भाष संस्कृत शब्द है ना, तो भाष मीन्स होता है बोलना, ठीक है ना। तो हम जो बोलते हैं, जो बातें, बस वही भाषा है, ठीक है ना। तो आइए, भाषा के रूप कौन कौन से आपके रूप में क्या होगा, ठीक है ना। भाषा के रूप, नंबर 1 मौखिक भाषा और नंबर 2 लिखित भाषा। मौखिक मुंह से बना है, ठीक है ना, मुंह से बोलते हैं ना। मौखिक जो बोला जाए, ठीक है ना, मौखिक यानी बोलना, ठीक है ना, जो बोले हम, वही है मौखिक। यानी जब हम दूसरे के समक्ष अपने भाव एवं विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव एवं विचारों को सुनकर समझते हैं, तब हम उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित का मतलब लिख करके, ठीक है ना। जो चीजें या जो बातें हम लिख करके समझाते हैं या समझते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम आपको इस समय पढ़ा रहे हैं, तो आपको मौखिक रूप से जो है बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, मेरी बात को सुन करके आप समझ रहे हैं, तो ये तो मौखिक हो गया। दूसरा लिख करके, जैसे ग्रीन बोर्ड पर मैंने लिख दिया, अब ये लिखित भाषा है, ठीक है ना। ये लिखा गया है, भाषा की परिभाषा, ये लिखा हुआ है, आप इसमें इसको पढ़ करके और समझ सकते हैं कि सर ने क्या लिखा है, इसको लिखित भाषा बोलते हैं। इस प्रकार से भाषा के 2 रूप, लिखित और मौखिक, ठीक। अब आइए, भाषा के प्रकार जो आपकी बुक में दिया गया है, भाषा के प्रकार, तो इसमें आपके जो है 5 प्रकार दिए गए हैं मुख्य रूप से। नंबर 1 है मातृभाषा, ठीक। नंबर 2 प्रादेशिक भाषा, राष्ट्र भाषा, अंतरराष्ट्रीय भाषाएं और भारत की राष्ट्रभाषा। इन 5 जो है प्रकारों के बारे में आपको बताया गया बुक में भी है, ठीक है ना। मातृभाषा क्या है, आपकी बुक में है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है ना। वह भाषा जिसको हमारे माता पिता जो है, भाई बहन,
बोलते हैं, यानी जो हमारे घर की भाषा है, हमारे माता पिता दादा दादी आज सब लोग बोलते हैं, वह भाषा उस परिवार में पैदा होने वाले बच्चे की मातृभाषा होती है। ठीक है ना। जैसे इसमें आपको दिया गया है कि हमारी आपकी जो है मातृभाषा क्या है, हिंदी। जैसे यूपी में जो लोग रहते हैं, उत्तर प्रदेश में है, वहां के लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है ना। तो वो क्या हो गई, मातृभाषा हो गई। लास्ट में आपने इसमें बुक दिया गया है, वस्तुतः बच्चा जहां पलता और बढ़ता है उस परिवार के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, बच्चा वही भाषा सीखता है, वही भाषा मातृभाषा होती है। मातृ मीन्स होता है माँ, मातृ मीन्स शादी कर समझो, मातृ मीन्स माँ, भाषा मीन्स भाषा। जो बच्चे की माँ जो भाषा बोलती है, हम उसको जो है शॉर्ट में यानी संक्षेप में समझ सकते हैं कि वह उस बच्चे की मातृभाषा होती है। जो माता द्वारा भाषा बोली जाती है, किसी भी बच्चे की माता के द्वारा जो भाषा बोली जाती है, यानी उसके घर परिवार वाले जो भाषा का यूज करते हैं, उस बच्चे की भी वो मातृभाषा होती है। जैसे हम आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ठीक है ना, अमेठी क्षेत्र में, तो यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी हमारी मातृभाषा हो गई। उसमें भी अवधी बोल दी जाती है गांव में, तो हम उसे भी मातृभाषा कह सकते हैं। आप इसको पढ़ लेंगे। दूसरा है आपका प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा का मतलब होता है प्रदेश। आप जानते हैं हमारा देश जो है कई प्रदेशों में बटा हुआ है, तो जो है ये एक प्रदेश में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, ठीक है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये भाषाएं प्रादेशिक भाषाएं हैं। ठीक। अब आइए, तीसरा है आपका राष्ट्रभाषा। क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र मीन्स देश, राष्ट्र मीन्स देश। जो पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है हम उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। संक्षेप में जाने, आप इसको पढ़ लेंगे। जिस प्रकार पंजाब में जन्मा जयप्रीत पंजाबी बोलता है तथा सुरेखा बंगला एवं सुनील हिंदी बोलता है, उसी प्रकार संसार के अनेक देशों में भी अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। किसी देश की सर्वाधिक बोली लिखी एवं पढ़ी जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। अनेक भाषाएं बोली जाती हैं हर देश में, लेकिन सर्वाधिक जो भाषा जिस देश में बोली जाती है उसे हम उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे अपने देश में हिंदी अधिक बोली जाती है तो हम उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से राष्ट्रभाषा समझ में आई ना, यानी जो पूरे राष्ट्र में सर्वाधिक भाषा बोली जाती है हम उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। अगला है आपका अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा का मतलब होता है जो भाषा विश्व के अनेक राष्ट्रों द्वारा बोली जाती है, यानी संसार के कई देशों में बोली जाती है, उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय का मतलब हुआ संसार के कई देशों में, ठीक है ना। जो अपने देश के बाहर भी जो भाषाएं बोली जाती हैं उसे जो है हम अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा, ठीक है ना। या ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की भाषा है, अंग्रेजी इंग्लैंड की भाषा है, लेकिन यहाँ कई अन्य देशों में जो है बोली जाती है, इसलिए हम इसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कह सकते हैं। ठीक है ना। अगला है भारत की राष्ट्रभाषा। भारत की राष्ट्रभाषा क्या, इसके बारे में आप जानिए, आपको बुक में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, यानी भारतीय संविधान में 22 जो है भाषाओं को मान्यता दी गई है। इसमें जो है हम लिख पढ़ सकते हैं और इसे राजभाषा के रूप में यानी सम्मिलित किया गया है। जैसे हिंदी है, पंजाबी, बंगला, गुजराती, मलयालम, संस्कृत, डोगरी, कश्मीरी, उड़िया, असमिया, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मैथिली, सिंधी, कोंकणी, मराठी, संथली, बोडो, उर्दू, मणिपुरी और अंग्रेजी। ठीक है ना। ये भाषाएं जो है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन जो हिंदी है क्योंकि ये सर्वाधिक अधिक क्षेत्र में बोली जाती है इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। ठीक है। अब संसार की भाषाएं, अगला है आपकी संसार की भाषाएं। तो इसमें दिया गया आपकी बुक में संसार में अनेक भाषाएं हैं, जैसा कि इसमें आपके कॉलम में दिया गया। ठीक है ना। जैसे अंग्रेजी ये ब्रिटेन की भाषा है, ब्रिटेन अमेरिका में बोली जाती है। चीनी, चीन में। रूसी, रूस में। उर्दू पाकिस्तान और भारत में। जर्मन भाषा जर्मनी में बोली जाती है। फ्रेंच फ्रांस में। नेपाली नेपाल में। स्पेनिश स्पेन में बोली जाती है। तो इस प्रकार से कुछ देशों के नाम और उनकी भाषाएं आपको बुक में दिया गया है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना। अगला है आपका लिपि। लिपि क्या है, लिपि आपको 6 और 7 में सर बताए होंगे, नहीं तो इसमें भी आपको दिया गया है।
लिपि क्या है? कोई भी भाषा को सुरक्षित रखने के लिए या लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। या ऐसा समझें कि किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, यानी जो अक्षर लिखे जाते हैं, उनको उनके लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, हम उसे लिपि कहते हैं। ठीक है ना? जैसे अपने देश की भाषा यानी हिंदी की जो भाषा है वह क्या है? वह है, वो लिपि क्या है? वो है देवनागरी लिपि। क्या है? देवनागरी लिपि है। और उर्दू की लिपि फारसी है। ठीक। और अंग्रेजी की क्या है? रोमन लिपि है। उसको रोमन लिपि में, स्क्रिप्ट में लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये लिपि है। यानी हम किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वह लिपि कहलाती है। इसको अपने बुक से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है ना? अब देवनागरी लिपि की विशेषताएं, अगला है आपका देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि है। ठीक है, जो हम आप पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो इसकी विशेषता क्या है? इसकी 3 विशेषताएं हैं। देवनागरी लिपि संसार की सभी लिपियों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ माने अच्छी है। इसमें हर प्रकार की ध्वनि को प्रकट करने की शक्ति है। इसमें जो है हर प्रकार की ध्वनि ये प्रकट कर सकती है। इसमें जैसा लिखा हो वैसा ही बोला जाता है। इसकी खास विशेषता यह है कि इसको जैसे हम लिखते हैं, जैसा लिखा रहता है वैसा ही उच्चारण करते हैं, वैसा ही पढ़ते हैं। और जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। और जैसा हम उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं, ठीक वैसे ही उसको हम लिखते हैं। यह विशेषता किसी अन्य भाषा में नहीं है। दूसरा, इसी के साथ नागरी का अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। ये जो देवनागरी लिपि है, इसका जो क्रम है ना, अक्षर क्रम, ये जो अक्षर का क्रम है एक के बाद एक, यह क्या है? सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। इसको पढ़ने में आनंद भी आता है। जैसे छोटा आ के बाद बड़ा आ, छोटी के बाद बड़ी ई, आ ई उ ए आई है। इस प्रकार से इसका जो है अक्षर क्रम सर्वोत्तम है। पढ़ने में भी अच्छा है और लिखने में भी अच्छा है। ये वर्णों की उच्चारण विधि के अनुसार है, या जैसा उच्चारण करते हैं ना उस क्रम के अनुसार है। इसको पढ़ने पर एक आनंद की अनुभूति भी होती है। पहले स्वर आते हैं, उसके पश्चात व्यंजन आते हैं। पहले स्वर लिखा जाएगा, उसके बाद व्यंजन लिखा जाएगा। तो ये क्रम है इसका, तो क्रम भी सर्वोत्तम है। तीसरा क्या गुण है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा के सभी अक्षरों के चिन्ह विद्यमान है। जो हमारी देवनागरी लिपि है हिंदी की, ये इस भाषा के सभी अक्षरों के चिन्ह, जितने भी अक्षर हैं उनके चिन्ह मौजूद हैं, यानी विद्यमान हैं। अन्य लिपियों में यह गुण नहीं है। अन्य लिपियां जो हैं उनका न तो ठीक से क्रम है और न ही उनमें जो है सभी अक्षरों के लिए चिन्ह विद्यमान है। उनको अलग से माना जाता है। कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं तो उनको मिलाकर लिखा जाता है। आइए आप बोली के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? अगला है 7 नंबर पर बोली। बोली आप 6-7 में पढ़े होंगे, बताया गया होगा आपको। हिंदी जो है, हिंदी में तमाम बोलियां हैं। ठीक है ना? बोली हम उसे कहते हैं जो मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। ठीक है ना? लेकिन उसकी कोई लिपि नहीं होती, यानी उसको हम लिख नहीं सकते। वह भाषा जिसकी लिपि नहीं होती, साफ साफ लिख दिया पहले लाइन में, वह भाषा जिसकी लिपि नहीं होती बोली कहलाती है। वह बोली जानी, मौखिक बोली जाने वाली वह सभी जो है चीजें जो हम बोल करके समझते हैं या सुन करके समझते हैं, वह सब बोली कहलाती हैं जिसकी कोई लिपि नहीं होती, यानी उनका कोई चिन्ह नहीं होता, लिखने पढ़ने का कोई तरीका नहीं होता, विधि नहीं होती, उसे हम लिपि कहते हैं। जैसे अपने यहाँ है हिंदी की बोलियां यहाँ दिया गया है, जैसे खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, भोजपुरी है, अवधी है, छत्तीसगढ़ी है, ठीक है, राजस्थानी है, ठीक, कुमाऊनी है, आदि आदि ये बोलियां कहलाती है। ठीक है ना? तो इसका लिखित रूप नहीं होता, इसे हम बोल करके समझाते हैं और समझते हैं। ठीक। आइए साहित्य क्या है, साहित्य के बारे में जानें। ठीक। साहित्य, साहित्य के अंतर्गत वो सारी चीजें आती हैं जो ऐसे कोश होते हैं, ऐसे ज्ञान कोश होते हैं। साहित्य का मतलब ज्ञान से ही है, ठीक है ना? लेकिन ऐसा ज्ञान जो हर प्रकार से हित के भावों से भरा हो, परोपकार के भावों से भरा हो, ठीक है ना? जो हित के भावों से पूर्ण ज्ञान राशि होती है, ज्ञान का भंडार होता है,
उस संचित कोष को, कोष माने खजाना होता है, उस संचित कोष को साहित्य कहते हैं। जैसे आपने कहा ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। मतलब ज्ञान का ऐसा भंडार, ऐसा शब्दकोश, संचित कोष जो कि हित के भाव से पूर्ण हो, यानी जो संसार का कल्याण करने वाला हो, ऐसे भावों से परिपूर्ण ज्ञान राशि के संचित कोष को हम साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे। अगला है व्याकरण। व्याकरण की परिभाषा आपको 6-7 में सर बताए होंगे, बुक में आपके फिर से है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, परिभाषा आपको सर बताए होंगे, आपकी बुक में भी लिखा गया है। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है उसकी व्याख्या करना, यानी कमियों, अच्छाइयों और कमियों को। ठीक है, यानी आप इसको कह सकते हैं कि उसमें जो शुद्धता और अशुद्धता है, उसका जो ज्ञान कराने वाली शक्ति है, उसी को क्या कहते हैं, विश्लेषण करना कहते हैं। ठीक है ना, तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ विश्लेषण होता है। व्याकरण शब्द वि तथा आ उपसर्ग पूर्वक कृ धातु में अन प्रत्यय लगाने पर बना है। व्याकरण का पर्याय है व्याकृति, अर्थात तो आकृति का विश्लेषण करना। ठीक है ना, आकृति का विश्लेषण, यानी जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, इनका विश्लेषण करना, यह भाषा का शरीर विज्ञान है। व्याकरण क्या है, ये भाषा का शरीर विज्ञान है। जैसे हमारा शरीर विज्ञान का मतलब, जैसे हमारा आपका शरीर बनता है, सिर, वक्षस्थल, पैर, हाथ, कान, नाक, मुंह, जीभ आदि अनेक भागों से मिलकर बनता है। ऐसे ही जो है यह भाषा भी जो है, यह इसके कई पार्ट होते हैं और इसका ये शरीर विज्ञान है, यानी ये भाषा बनती कैसे है, उसके भाग कौन कौन से हैं आदि के बारे में ये व्याकरण विश्लेषण करता है। इसे शब्द विद्या या पद विद्या भी कहते हैं। इस प्रकार जो विद्या भाषा के स्वरूप का विश्लेषण अर्थात उसकी शुद्धता, शुद्धता, निर्माण विधि आदि का ज्ञान दे, उसे व्याकरण कहते हैं। तो ये आपका एक लाइन में इसकी जो है परिभाषा हो गई। ठीक, अब व्याकरण के भाग क्या हैं, ये साइड में आपको हम बताते हैं। ठीक है ना, व्याकरण के भाग वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इसके 3 भाग हैं। ठीक है ना, जैसे हमारा शरीर कई पार्ट से मिलकर बनता है, ऐसे ही भाषा के मुख्य 3 भाग हैं। मुख्य 3 भाग कौन कौन से हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण आप जानते ही हैं, वर्ण या अक्षर। ठीक है ना, वर्ण का मतलब अक्षर, अक्षर विचार, यानी इस जो है वर्ण विचार में अक्षर का विचार किया जाता है कि कौन कौन से अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं और इनका उच्चारण कैसे होता है, इनको लिखते कैसे हैं, ठीक है ना, इनको पढ़ते कैसे हैं आदि आदि का वर्ण विचार में जो है अध्ययन किया जाता है। अगला है शब्द विचार। शब्द आप जानते हैं, अक्षरों के कई अक्षरों के मिलने से शब्द बनते हैं जिनका कुछ अर्थ निकलता हो। तो इसके बारे में शब्द कैसे बनते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उनका कैसे प्रयोग किया जाएगा, उसको कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में आपको शब्द विचार के अंतर्गत। वाक्य विचार, वाक्य विचार का मतलब वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं और उसको हम एक दूसरे में कैसे परिवर्तित करते हैं, उनका नियम और उनको परिवर्तित करना एक दूसरे में, ये आपको इसके अंतर्गत बताया जाता है। तो ये आइए, व्याकरण का महत्व क्या है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप इसको समझेंगे। व्याकरण का जो है महत्व भाषा के अंतर्गत वैसे ही है जैसे ट्रेन जो है किस पर चलती है, जैसे ट्रेन जो है रेल की पटरी पर चलती है। अगर रेल की पटरी बनी हुई है, अच्छी है, कहीं टूटी फूटी नहीं है, तो उस पर रेलगाड़ी जो है दौड़ती चली जाएगी। लेकिन अगर रेल की पटरी कहीं गड़बड़ है तो फिर भाई ट्रेन उलट भी सकती है। तो जैसे ट्रेन के लिए रेल की पटरी, ठीक है, उसके नियम कानून, सिग्नल आदि की व्यवस्था होती है, वैसे ही भाषा के लिए व्याकरण बहुत जरूरी है। व्याकरण में वे नियम दिए रहते हैं कि सब जो है अक्षर कब कौन कौन से होंगे, कितने प्रकार के अक्षर होते हैं, शब्द कैसे बनेंगे, वाक्य कैसे बनेंगे और हम भाषा को शुद्ध कैसे लिख सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें बताया जाता है। तो इसका जो है भाषा का, व्याकरण का भाषा में वैसे ही महत्व है जैसे ट्रेन के लिए पटरी, यानी इसके नियम आवश्यक हैं। अगर नियम, इसके व्याकरण के नियम आपको जानकारी में है तो आप भाषा को शुद्ध लिखेंगे, शुद्ध पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे, नहीं तो आप अशुद्ध बोलेंगे, अशुद्ध पढ़ेंगे, अशुद्ध लिखेंगे।
तो यही इसका महत्व है। आगे अगला पॉइंट है आपका व्याकरण शास्त्र, इसी से संबंधित है। शास्त्र का मतलब होता है कि ऐसी बुक, ठीक है ना, या ऐसा पाठ, ठीक है ना, जिसमें कुछ विशेष चीजें बताई जाती है। शास्त्र का मतलब यहाँ ज्ञान से भी है, ठीक है ना। व्याकरण शास्त्र यानी व्याकरण का ज्ञान, ठीक है ना। तो इसको व्याकरण को शब्द शास्त्र के नाम से भी पुकारा जाता है, ठीक है ना। व्याकरण शब्दों और वाक्यों को अनुशासन में रखता है, यानी व्याकरण के अंतर्गत वह नियम होते हैं जिससे अक्षर, शब्द और वाक्य सब अनुशासित रहते हैं। जिस प्रकार गलत कार्य करने में समाज में उपहास होता है, उसी प्रकार अशुद्ध भाषा बोलने से भी समाज में व्यक्ति उपहास का पात्र होता है। तो अगर हम व्याकरण अच्छे से जानते हैं, उसके नियम के अनुसार हम भाषा को लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो फिर अशुद्धियां नहीं होंगी। व्याकरण भाषा का विज्ञान। आइए, विज्ञान तो आजकल आगे है ही ना, विज्ञान आगे है ना, तो विज्ञान से सारी चीजें जो है सरल हो गई हैं, ठीक है। देखिए, हम आप जो है घड़ी देखते थे पहले जो है टाइम देखने के लिए, लेकिन अब मोबाइल में ही देख लेते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, ठीक है ना, विज्ञान की देन है। तो जैसे विज्ञान जो है नई खोज करके हमारे जो है दैनिक जीवन को जो है सरल कर रहा है, ठीक उसी प्रकार से जो व्याकरण भाषा का विज्ञान है, व्याकरण जो है वो भाषा का विज्ञान है। अगर इस विज्ञान को यानी व्याकरण को हम अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम भाषा को अच्छे तरीके से और सरल तरीके से, आसानी से और अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे और इसको जो है पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे, ठीक है ना। अगर इस व्याकरण के नियम के विरुद्ध अगर हम उसको लिखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो तमाम परेशानियां होंगी। तो इस प्रकार से इस व्याकरण को भाषा का विज्ञान कहना अनुचित नहीं है। यानी इस व्याकरण रूपी विज्ञान को अगर हम समझेंगे, जानेंगे इसके नियमों को, तो हम हिंदी को शुद्ध यानी किसी भी भाषा को, हिंदी कोई नहीं, हिंदी, इंग्लिश है, सबका ग्रामर होता है, तो उसको समझेंगे तो हम अच्छे से जो है उसको लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और वो इजी भी होगा, यानी हमें सरल भी लगेगा। तो इस व्याकरण को भाषा का विज्ञान कहना ठीक ही है। अगले पाठ के लिए हम आपको अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।